नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे डबल बेटा। आज आया है रिकैप सीरीज का पार्ट 2 और आज हम लोग करेंगे क्लास 10th की पूरी फिजिक्स रिवाइज एक ही शॉट में। ये वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी होगी बट निश्चिंत रहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी फिजिक्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला चैप्टर है बेटा वो है चैप्टर 10, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले बात करेंगे इसके मेन पॉइंट्स के बारे में, और क्योंकि हम जान रहे हैं, हम बस रिकैप ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि इतना कर लेंगे फिर भी कि हमको कोई दिक्कत ना आए। तो देखते हैं। इसमें बेटा पहली चीज आपको दिख रही होगी लाइट, ठीक है। तो लाइट का मतलब यहां पे देखते हैं, समझते हैं क्या है। लाइट सिंपली क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण या जिसकी वजह से हम कहें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। यदि लाइट नहीं होगी तो किसी भी चीज को देख पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। तो हमने क्या समझा कि लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात हमें ध्यान रहेगी बस। लाइट एक फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी। साथ ही एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया था नॉर्मली, वो मैं आपसे पूछता हूं। बस आपको ये देखना है बेटा कि अगर तुमसे पूछा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता ज्यादा है, तो उसमें हमारा आंसर क्या बनता है? कुछ हमसे कहते हैं कि जी आईज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी हद तक बात सही भी है। कहेंगे बेटा अगर आंखें ही नहीं हुई तो हम देखेंगे कैसे। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं उसके बाद कि लाइट, तो बेटा आंखें भी होना जरूरी है और लाइट भी। आंखें भी होना जरूरी है और लाइट भी। पर अगर मान लीजिए कि हमारे पास आंखें भी हैं और लाइट भी है, आंखें भी हैं और लाइट भी है, पर वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा बेटा इस बात पे, वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या इस केस में हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे? तो नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसी के लिए आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। आप कभी डार्क रूम में जाइए, वहां पर अगर आपके हाथ में एक टॉर्च दी गई है, आपको कोई चीज ढूंढनी है, तो वो टॉर्च बेटा जी हम हमेशा ऐसे फ्लैश करके मारेंगे किसी भी आर्टिकल पे जिसको हमको देखना है। उस आर्टिकल पे वो लाइट पड़ेगी, उसके बाद वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, जो कि हमारी आंखों पर आएगी, तब हम उसको क्लियरली देख पाएंगे। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि डार्क रूम है, ठीक है बेटा जी। यहां पे हमने एक टॉर्च लगा दी और यहां पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है जी। अब जब ये लाइट बेटा ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा, जब ये लाइट बेटा ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, अब ये टॉर्च लाइट कहां जा रही है? ऑब्जेक्ट पे। और यहां मान लेते हैं ह्यूमन आई है हमारी, अभी लाइट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, बट कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या हमें ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा? तो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? अगर ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, अगर ये लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद बेटा जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तब इसकी इमेज हमारी आईज पर बनेगी। समझ में आ रही बात? सिंपल बात क्या होगी कि किसी भी चीज को देखने के लिए, ठीक है, आईज, लाइट, साथ ही रिफ्लेक्शन। यदि रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अब क्योंकि हमने लाइट पढ़ लिया कि लाइट क्या हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके बाद क्या बात आती है हमारी? रिफ्लेक्शन की। किसकी बात आती है बेटा? रिफ्लेक्शन की। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा हम सबको। अब देखते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। सॉरी, रिफ्लेक्शन का देखिए, रिफ्लेक्शन का बेटा बेसिक मीनिंग क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी लाइट रेज जाती हैं, मान लीजिए हमारी लाइट रेज है, ठीक है जी, और ये हमारा एक फेस है, जैसे सरफेस कहते हैं पॉलिश्ड, ये लाइट रेज है बेटा जी यहां पे फॉल करेंगी, तो उसके बाद क्या हो जाएंगी? ये उसके बाद बेटा जी कहां से हो जाएंगी? यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि जब भी लाइट रे कोई आएगी किसी प्लेस पे, सरफेस पे हमारी फॉल करेगी और वहां से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन, दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ऑफ रिफ्लेक्शन जो बेटा होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल क्या होता है? ये क्या कहते हैं हमसे
कि जब कभी मान लीजिए आपके पास एक प्लेन, समझिएगा बात को ध्यान से, एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है और उस पर एक लाइट रे आई, ठीक है जी, इस लाइट रे को हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोल देते हैं? IR मींस इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर वो फॉल करेगी उस पॉइंट को बेटा बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट पे जब लाइट फॉल कर गई तो इस पॉइंट पे हमारा तीसरा काम क्या होता है? एक नॉर्मल ड्रॉ करने का, ठीक है जी। तो इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर ली। नॉर्मल सभी जानते हैं कि बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें, सिंपल सिंपल। उसके बाद क्या होगा? ये लाइट इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इस रे को हम लोग क्या बोल देंगे? सिंपली रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज RR। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या बन गई हमारी? इंसिडेंट रे। अच्छा, अब बात आती है एंगल्स की। किसकी बात आती है बेटा जी? एंगल्स की। तो जो एंगल हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, दैट इज ये वाला एंगल। जो एंगल हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल हमारी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन का एंगल। तो सिंपल सिंपल हम लोग क्या लिख देंगे कि हमारा बन गया एंगल I, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बन गया R, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये सब क्यों लिखा? वो सब लिखा इनकी वजह से। काहे कि हमारा बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो सिंपल सिंपल हमसे क्या कहता है कि फॉर एनी प्लेन मिरर, ये कह लीजिए प्लेन सरफेस, हमेशा प्लेन मिरर नहीं, क्या कह लीजिए प्लेन सरफेस पे जब कोई रे फॉल करती है तो वहां पर जो एंगल बन रहा है हमारा, दैट इज एंगल I, ये ऑलवेज इक्वल किसके होता है? एंगल R के। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि हमारी इंसिडेंस रे दैट इज IR, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, ओके, देन एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल अर्थात हमारी ये वाली रे जो आई प्लस जो रिफ्लेक्ट होने के बाद गई, और तीसरी रे जो हमने इस पे नॉर्मल ड्रॉ करा, ये तीनों ही रे इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे बेटा? जो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट पे क्या होती हैं? IR, RR एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है बेटा जी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है अपना, उसमें आपको बेसिक बेसिक दो बातें जाननी है। क्या? कि एंगल I ऑलवेज इक्वल टू एंगल R, एंड IR, RR एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि जो ये वाली लाइन है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये केवल इसी के लिए बात है। इस पॉइंट के अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पे ये तीनों सेम प्लेन में होंगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा, हमने देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू डिफरेंट मिरर्स, डिफरेंट मिरर्स, ओके। पहली चीज होती है अपनी प्लेन मिरर, उसको अलग से पढ़ने की खास आवश्यकता नहीं, हमने अभी देख भी लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में वही था वाला प्लेन मिरर। दूसरी बात है बेटा स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन पढ़ना है हमको थ्रू डिफरेंट मिरर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्फेरिकल मिरर, ठीक है बेटा जी। अब जैसे ही बात होगी स्फेरिकल मिरर की, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने बचपन में एक बात याद करी होगी, बचपन से मेरा तब है कि जब आप 10th में आए थे, मान लीजिए अपने पास सर्कल था, ठीक है, इसे हम स्फेरिकल से चल रहे हैं, और इसको अगर हम ऐसे दो भाग में काट देते थे, ठीक है। अब इन दोनों भागों को अगर हम अलग अलग कर दें, ठीक है बेटा जी, और इन दोनों को हमने कर देना है पॉलिश, एक को कर देना है हम आउटसाइड से और एक को कर्वेचर के इनसाइड से। तो ये दोनों ही बेटा हमारे क्या कहलाते हैं? मिरर। कौन से? वो भी स्फेरिकल। तो जो ये वाला मिरर है हमारा कौन सा कहलाता है बेटा? कॉनकेव। और जो दूसरा वाला मिरर है हमारा ये कौन सा कहलाता है बेटा? कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये हमारे दो तरह के मिरर है स्फेरिकल, कौन कौन से? कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। अब अगर हम पढ़ें इसके लिए रिफ्लेक्शन की, इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो एक बात देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पे नॉर्मली एक मिरर ड्रॉ करूं, ठीक है जी, ये कर दिया हमने, ये मान लीजिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी इसकी। अब ये कहीं ना कहीं तो ऐसा कंप्लीट हो ही रहा होगा बेटा हमारा सर्कल, ठीक है।
तो जहां पे भी सर्कल अपना कंप्लीट होगा, जाके जहां पे भी बेटा सर्कल अपना कंप्लीट होगा, यहां हमारा सेंटर बैठेगा जाके इसका, ठीक है। तो क्योंकि जितना सेंटर से इसकी दूरी होगी वो क्या कहलाती है, रेडियस, ये तो हम सभी जानते हैं रेडियस। और उसका जस्ट हाफ क्या होता है बेटा हमारा फोकस वाला पॉइंट, दूरी क्या कहलाती है हमारी फोकल लेंथ, क्या कहलाती है बेटा फोकल लेंथ। अच्छा, अब हमें इस वाले पार्ट की जो इमेज में ड्रॉ करना कोई आवश्यकता है नहीं खास, तो सीधा सीधा मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारा एक कर्वेचर था, ठीक है, ये हमारा वाला पॉइंट जब हमारा पोल कहलाता है, पोल से लेके फोकस पॉइंट तक की दूरी, पोल से लेके फोकस पॉइंट तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा फोकल लेंथ, ठीक है। और पोल से लेके सेंटर तक की दूरी, पोल से लेके सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा रेडियस। अच्छा, रेडियस तो कहलाती है पर किसकी, क्योंकि ये जो छोटा सा पार्ट है हमारा ये एक्चुअली में एक स्फीयर का ही पार्ट है। अब क्योंकि ये कर्व्ड शेप में है, कौन शेप है बेटा कर्व्ड शेप में है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये क्या है, इस कर्वेचर की रेडियस है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल क्या हो गया, अपने मिरर के लिए बात हो गई। सेम इसी पैटर्न में बात करी जाए तो ये भी कौन वैक्स मिरर के लिए हो जाती है, ठीक है। अलग से उसको ड्रॉ करके देखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये अपना कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब इससे रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मिरर था अपना, ठीक है जी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी बेटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है मान लीजिए, और यहां से कोई एक रे आती है जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की, जो कि हमारी वही लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल आती है, तो पैरेलल आने के बाद हमेशा ही फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये एरो का खास तौर से ध्यान रखना बेटा कि कहां से लाइट आ रही है और कहां पे लाइट जा रही है। पैरेलल आती है तो हमेशा ही फोकस से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। दूसरी बात देखिए, अगर इसी में रूल समझिएगा दूसरा, अगर यही रे फोकस से आती, यही रे बेटा अगर फोकस से आ जाती तो ये कैसी जाती, पैरेलल होके जाती बेटा। कहां से जाती, पैरेलल होके। तो कुछ खास याद करने का नियम इसमें लगता नहीं है मेरे को, है क्यों, क्योंकि जब पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है, और जब फोकस से आ रही है तो पैरेलल जा रही है, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नियम इसका कैसे रिफ्लेक्ट होगी लाइट, ठीक है। ये हमारा पोल हम जानते हैं, ये फोकस और ये हमारा सेंटर। हमने अभी क्या रूल पढ़े कि बेटा पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी, और फोकस से जाती है तो पैरेलल आ जाती है। तीसरा रूल देखिए, अगर वही लाइट रे सेंटर से पास आउट हो जाए, कहां से जाए बेटा सेंटर से, मान लीजिए वो इस तरीके से आ गई, अगर वही लाइट रे बेटा सेंटर से पास आउट हो जाती है तो वो जस्ट उसी डायरेक्शन को रिट्रेस कर लेती है, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है, कभी भी इधर भटकती नहीं है। उसका रीजन क्या है वो भी जान लीजिए। अभी जब हम लोगों ने बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा कि हमारा आई बराबर क्या होता है बेटा एंगल आर, बहुत ध्यान समझना, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर हम लेते कहां से बेटा, नॉर्मल से। कहां से लेते हैं, नॉर्मल से। तो ये बताओ कि अगर ये एक सर्कल है अपने पास, अगर अपने पास एक छोटा सा सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है जी, इस सेंटर से अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं तो वो किसी पॉइंट पे कितने एंगल बनाएगी, हमेशा 90, हमेशा कितना एंगल बनाएगी बेटा 90, क्योंकि हमेशा एंगल 90 बनेगा। तो इसीलिए जब कभी भी लाइट रे, समझना इस बात को, उसको रिलेट करो, जब कभी भी कोई लाइट रे सेंटर से पास होकर जा रही है तो बाय डिफॉल्ट एंगल कितना बन रहा होगा बेटा 90। यही कारण है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब कोई भी उसके पाथ में भटकाव नहीं आता, वो जस्ट रिट्रेस अपना पाथ कर लेती है। तो ये हमारे 3 नियम हो गए। चौथा नियम क्या होता है बेटा, जब कभी कोई लाइट रे आके सीधी सीधी हमारी पोल पे फॉल करेगी, कहां करेगी, पोल पे, तो क्योंकि ये पोल पे फॉल कर गई तो यहां से एंगल क्या हो जाएगा बेटा हमारा आई, तो ये उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट इज एंगल आर, दैट इज एंगल आर। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारा जो स्फेरिकल मिरर होगा वो रिफ्लेक्शन करेगा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। किसी के केसेस नहीं, सारे कॉनकेव मिरर के। उसके बाद बात कर लीजिए कॉन्वेक्स मिरर की, तो भी देख लीजिए एक बार, ठीक है, ठीक है बेटा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, क्योंकि इसका अगर हम सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो उस साइड बनेगा, हम जान पाएंगे आराम से,
अब अगर ये सर्कल उस साइड बन रहा है बेटा तो इसका सेंटर भी इस साइड ही होगा और फोकस भी उस साइड ही होगा। तो सेम जो हमने वहां पर वही अप्लाई करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई रेख पैरेलल आती है, कैसे आती है बेटा, पैरेलल आती है। ये तो अच्छा इन सबको पता है कि लाइट इधर से आएगी, ये कोई भी ऐसा है जो कहता है कि उधर से भी आएगी, क्योंकि उधर सरफेस क्या है हमारा, पॉलिश सरफेस है। अच्छा ये आ तो गई, तो टकराने के बाद इसे फोकस से जाना चाहिए था, पर इधर फोकस है क्या, नहीं, तो इसीलिए इमेजिनरी कहां से जाएगी, इसकी फोकस से। समझ में आ रही है बात। और इधर हम इसे कहां कर देंगे ड्रॉ, ठीक है। सेम ये हमारा जो आई आर वाला पार्ट था, ये आई एंगल पे आएगी बेटा जी और आर पे चली जाएगी, ठीक है। डिट्टो डिट्टो वही सारे केसेस में भी रिपीट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब देखते हैं बेटा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो कि हमारे स्पेक्ट्रम के टाइप थे, हमने क्या देखा अभी तक उसमें कि कैसे रिफ्लेक्शन होगा, क्या क्या रूल्स थे। अब एक दो इमेज फॉर्म करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो देखो ध्यान से, एक ही मिरर पे करके देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए मिरर है बेटा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारा फोकस हो गया और ये हो गया बेटा हमारा सेंटर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है बेटा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, बस इमेज फॉर्मेशन की जो बेटा मेन कंडीशन हमको ध्यान रखनी है, इमेज फॉर्मेशन की जो बेटा मेन कंडीशन है वो क्या ध्यान रखनी है, हमेशा 2 रेज एटलीस्ट, कम से कम 2 रेज तो इंटरसेक्ट करनी ही पड़ेगी, 2 रेज इंटरसेक्ट होंगी उसके बाद ही इमेज फॉर्मेशन हो पाएगा। देखो अगर ये मान लो यहां से लाइट जाएगी बेटा जी पैरेलल इसके, तो कहां से आ जाएगी, फोकस से, अभी पढ़ के आए थे हम लोग, पैरेलल जाएगी फोकस से आएगी। दूसरा वाला जस्ट रिपीटेड वाला कि बेटा अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी, आ गई जी, फोकस से गई और पैरेलल आ गई, इमेज बन गई, इमेज बन गई। अब इमेज बनने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता, हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। ध्यान से देखना, एक ही इसी इमेज में सबको समझने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए अपना एक ऑब्जेक्ट है ए बी जिसकी हाइट है, और यहाँ इमेज बनी है हमारी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखो अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाए तो हमें इस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि मैं तुमसे कहूं बेटा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कहां रखा हुआ है, तो बोलेंगे बिहाइंड सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल सिंपल कि बिहाइंड सी। फिर बोलते हैं कि इमेज कहां बनी है जी, इमेज कहां बनी है बेटा, तो इमेज सिंपल सिंपल हमको दिख रहा है कि फोकस पॉइंट है हमारा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में बनी हुई है। तो हम क्या लिख देंगे, इमेज कहां बनी है जी, कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में। तो लिख देंगे इन बिटवीन फोकस एंड, इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद इस चीज क्या पूछते हैं हमसे, वो भी देखिए ध्यान से। अगर हमसे पूछा जाए कि बेटा इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर, अच्छा यहाँ पे हमें अच्छा खराब नहीं बताना है, तो इमेज का नेचर देखना है बेटा, इमेज का नेचर कैसा होता है। अब ये देखिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होता है बेटा ए बी, अब ये बी वाला पार्ट पहले टॉप पर था, ऊपर और आगे लोअर मोस्ट पे, तो इमेज जैसे क्या होगी, सीधी सीधी अपोजिट उल्टी हो गई इसकी। तो अब क्या देखिए नेचर कैसा है जी, इन्वर्टेड है, कैसी है, इन्वर्टेड है। दूसरी बात, फिर ये बात आती है क्या हम इस इमेज को अपनी स्क्रीन पे कोई अगर हम यहाँ कार्ड लगा लें या कुछ और लगा लें उस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस की इस साइड ही बनी है। अगर ये पॉलिश्ड सरफेस के उस साइड बनती तो हम इस इमेज को किसी स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो हम क्या लिख देंगे कि इन्वर्टेड बनी है और कैसी बनी है, रियल बनी है। इन्वर्टेड बनी है और कैसी बनी है, रियल बनी है। तीसरी बात करें हम उसके साइज के बारे में, तो हमें दिखाई दे रहा है बेटा कि ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज कैसी छोटी सी है, तो साइज क्या होगा बेटा इसका, स्मॉल होगा। साइज कैसा होगा, स्मॉल। अच्छा फिर इसके बाद बात आती है कि साइज स्मॉल तो होगा पर कितना, अगर इमेज छोटी बनती है, या अगर लार्ज होगा तो कितना, अगर इमेज लार्ज बनती है तो उसके लिए एक टर्म आती है बेटा अपने पास मैग्निफिकेशन। क्या आती है बेटा, मैग्निफिकेशन, दैट इज एम। उसके लिए सिंपल सिंपल क्या लिख देते हैं कि एच डैश अपॉन में एच, जहां पे एच डैश क्या है बेटा, इमेज की हाइट, एच डैश क्या है, इमेज की हाइट, और एच क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है बेटा, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इस केस में अगर हमसे मैग्निफिकेशन पूछी जाए तो हम सिंपल सिंपल क्या लिख देंगे
कि जितनी ए बी की हाइट है और ए डैश बी डैश की हाइट है, इन दोनों का हमको रेशियो ले लेना है। क्या ले लेना है? रेशियो। मतलब मैग्निफिकेशन बराबर ए डैश बी डैश ओवर ए बी, ए डैश बी डैश ओवर ए बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी हमें इमेज के बारे में क्या क्या बताना पड़ता है। मिरर फॉर्मूला देखिए ध्यान से, इसकी आवश्यकता क्या है वो भी जान लीजिए। अभी तक हमने उसको देखा, हमने पता लगाया कि ऑब्जेक्ट यहां रखना है अगर हमें सेंटर के पीछे, तो इमेज हमारी सी और एफ के बीच में बन रही थी। ठीक है, सी और एफ के बीच में बन गई, हमने उसे करेक्टरिस्टिक बता दिए कि स्मॉल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, स्मॉल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। साथ ही हमने उसका रेशियो लेके देखा तो हमने उससे मैग्निफिकेशन भी निकाल दिया। पर अब ये देखना है कि सर कितनी दूर रखी है और कितनी दूर बन रही है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि कहां पर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, एग्जैक्ट क्वांटिटी बतानी है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला, जो कि हम जानते हैं 1/b 1/u 1/f, 1/b 1/u 1/f। हमसे कभी डेरिवेशन नहीं पूछी जाती 10th क्लास तक, तो इस पे कोई ज्यादा आपत्ति जताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस समझने का प्रयास करना। यहां पर बेटा v का मतलब होगा हमारा इमेज का डिस्टेंस, v का मतलब होगा बेटा इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली u का मतलब क्या होगा बेटा हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। f हमारा हम जानते हैं, अभी हम पढ़ के आए थे फोकल लेंथ। क्या है यहाँ पर? फोकल लेंथ। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए बेटा, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पर कहां से मेजर कहां से करेंगे? तो उसके लिए फिक्स पॉइंट चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पोल। डिस्टेंस को मेजर करना है कहां से? पोल से। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं अभी इस पे, और साथ ही इस क्वेश्चन में हम लोग साइन कन्वेंशन भी देख लेंगे। साइन कन्वेंशन बेटा जी बहुत जरूरी है। अगर साइन कन्वेंशन के बारे में आपको नहीं पता चला तो आप न्यूमेरिकल का फॉर्मूला पता होने के बावजूद भी गलत कर सकते हैं, तो ध्यान से समझना चाहिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मिरर बन गया बेटा जी। ठीक है, अब मिरर बनने के बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं इसके ऊपर हम लोग। ये हमारा पोल हुआ, फोकस, सेंटर। ठीक है, मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ 5 है, तो ये रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी? नॉर्मल स्पीड 10। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम यहां कहीं से दूरी पे 15 की दूरी पे। ठीक है जी, अब पहचानना साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। ठीक है, इधर देखो ध्यान से इस पार्ट पे। अगर हमने कहीं बचपन में कार्टेशियन प्लेन देखा होगा तो हमने देखा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है हमारी इस तरीके से। हाँ कि ना बताओ? ये हमारी वाई एक्सिस होती थी और ये वाली हमारी एक्स होती थी, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता था बेटा? ओरिजिन, 0,0। इतनी बात तो हम सभी जानते हैं आराम से, इसमें कोई आपत्ति है ही नहीं। ठीक है, अब ओरिजिन के ऊपर हमारा पॉजिटिव वाई होता था और ओरिजिन के नीचे हमारा नेगेटिव वाई। सेम ओरिजिन के राइट साइड हमारा पॉजिटिव एक्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगला पार्ट। अगर इस ओरिजिन को मैं इस पोल से कंपेयर करूंगा बेटा जी, तो मुझे ये बताइए कि पोल के राइट साइड करूं तो पोल के राइट साइड कैसी है? पॉजिटिव। यहां देखिए ओरिजिन के लिए, तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ओरिजिन के ऊपर हमारा पॉजिटिव आई है, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। ओरिजिन के नीचे कैसे? नेगेटिव आई है, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। ओरिजिन के लेफ्ट में देखो नेगेटिव पार्ट है, तो इसके भी लेफ्ट में क्या हुआ? इस साइड नेगेटिव पार्ट, और राइट वाला हमारा पॉजिटिव पार्ट। ये सारे कन्वर्जन समझ में शायद आ गए हो बहुत इजीली, कि पोल को हमारा पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव। अब देखो यहां पर अगर हम वैल्यूज इवैल्यूएट करने का प्रयास करें तो देखिए ध्यान से, हमें हमें इसे u मिल रहा है बेटा। क्या मिल रहा है? u मतलब हमारा ऑब्जेक्ट था, जो कि कितना मिला हमको? 15। तो इसे हम क्या पुट करेंगे? क्योंकि ये पोल के लेफ्ट साइड है, पोल के लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव बनेगा, तो u लिखेंगे -15 में। ठीक है, और अगर बात करिए उसके बाद f की, किसकी बेटा? f की, तो हम इसमें f क्या लिखेंगे? यही पोल की साइड है बेटा, लेफ्ट साइड है, तो पोल के लेफ्ट साइड 5 नेगेटिव का आ गया। ठीक है, अब हमको इसमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? v। क्या कैलकुलेट करना है? v। तो अब देखो ध्यान से, सिंपल क्या होता है बेटा? अभी हमने फॉर्मूला देखा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, हमको निकालना है 1/v, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f मींस 1/5, दैट इज माइनस का 5 होता है, माइनस लगा देंगे, फिर अगेन माइनस, फिर 1/u, u की वैल्यू कितनी है बेटा? 15, तो 15, और यहां भी माइनस है तो क्या लगा देंगे? माइनस, और यहां 1/v, तो 1/v इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/15। ठीक है, देन 1/v इक्वल्स टू बेटा इन दोनों कैसे मिलेंगे? तो 15 आ गया, 15 3 टाइम में चला जाएगा 5 से, तो माइनस का 3 प्लस 1। ओके, तो 1/v इक्वल्स टू माइनस का 2/15।
या फाइनली हम सिंपली देखें बेटा तो v बराबर क्या बनेगा हमारा माइनस का 15/2 दैट इज माइनस का 7.5। आप ध्यान से देखना, अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिल्कुल प्रूव हो जाएगी। अभी हमने क्या देखा था, पहले जब डायग्राम में बना के देखा था इमेज फॉर्मेशन का, उसमें हमने ऑब्जेक्ट बेटा सी के पीछे रखा था, तो हमारी इमेज कहां बनी थी, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। अब ये जो देखिए ऑब्जेक्ट बेटा कहां रखा है 15 सेंटीमीटर या कुछ भी मान लीजिए यूनिट, तो सेंटर के पीछे, तो इमेज बनने कहां चाहिए थी, सी और एफ के बीच में। सर एफ की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू 10, तो हमारी इमेज कहां बनी है 7.5, और ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि लेफ्ट साइड में बनेगी, तो मतलब इमेज यहां पे फॉर्म हो रही होगी बेटा इन दोनों के बीच में 7.5 पे। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी हमने एक टर्म देखी थी क्या, मैग्नीफिकेशन। क्या देखी थी बेटा, मैग्नीफिकेशन। ध्यान से देखना इस साइड, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पड़ा था h प्राइम ओवर में h प्राइम ओवर में h। पर कभी कभी क्या होता है कि हमको हाइट नहीं देते, जैसे कि इसी प्रश्न में देख लिया आपने, हमें इनके हाइट के बारे में नहीं पता है ऑब्जेक्ट है किसी से भी, तो हम मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, तो उस सूरत में बेटा अपने पास एक फार्मूला और होता है दैट इज माइनस v ओवर u, माइनस v ओवर u। तो हम यहां सिंपली क्या कर सकते हैं, माइनस v, v की वैल्यू कितनी है बेटा 15/2 माइनस का, तो माइनस 15/2, ठीक है, अपॉन में क्या है बेटा u, अपॉन में क्या है u की वैल्यू कितनी है बेटा -15, ये आ गया। अब यह माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये बनेगा सिंपली हमारा 15 इंटू 1 अपॉन में 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।